हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेपजीत। आज बच्चों हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस के बारे में। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रोटेशन में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में हम लोगों ने टॉर्क पढ़ लिया, टॉर्क के बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किया है हम लोगों ने, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बाद बच्चों रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। कल आप लोगों की छुट्टी है, आप लोगों को आज मैं होमवर्क दूंगा, उसको आप होमवर्क को करके आइएगा। मंडे को बच्चों होमवर्क का डिस्कशन होगा। होमवर्क का डिस्कशन के बाद फिर हम आगे का जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे वाले टॉपिक जो है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों हम आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ड्रॉपर बैच है, स्पीड बच्चों थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ती है मेरे को। कुछ और इलस्ट्रेशंस कराए जाने की इसमें जरूरत है वैसे, लेकिन एक बार जब डिस्कशन हो जाएगा बच्चों तो उसके बाद मैं आप लोगों को और इलस्ट्रेशंस ऐड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस को कहीं पर रोक नहीं सकते। मिनिमम टाइम में अगर आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है बच्चों तो ये कोर्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि ड्रॉपर्स को पढ़ाया जाता है ना बच्चों तो उसमें सबसे कम टाइम लिया जाता है। खैर मुझे एक क्लास इलस्ट्रेशंस के लिए मतलब रिजर्व रखनी पड़ेगी, और वो क्लास होगी बच्चों आपकी मंडे की क्लास के बाद। तो मंडे की क्लास के बाद बच्चों सिर्फ इलस्ट्रेशंस करेंगे। वेडनेसडे को हम जो है प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो गुड आफ्टरनून प्रिंस, दीपा, श्याम, आकाश। 15 लेक्चर तो नहीं, स्टार्ट इसी वीक तो किया था, ये 6वां लेक्चर है आज ना। तो 6वां, एक डिस्कशन का 7वां, और उसके बाद एक इलस्ट्रेशन का 8 लेक्चर। 8 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आएगा CTRM। उसमें बच्चों लग जाते हैं करीब करीब 3 लेक्चर उसको पढ़ाने में लग जाएंगे, डिस्कशन में लग जाएंगे 2 लेक्चर, 5 लेक्चर उसमें लग जाएंगे, 8 5 13, टॉपलिंग 1 लेक्चर और उसका लग जाएगा। 14 लेक्चर, मतलब 14 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही मतलब मिनिमम नंबर है जिसमें हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। सो रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। ओके, करें भाई, स्टार्ट करें। सो बच्चों रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कोई बॉडी है ये, ठीक है, और आपने बच्चों इसको क्या कर रखा है, यहां पे फिक्स कर रखा है। सो ये हिंज है, ठीक है, यहां पे आपने इस बॉडी को हिंज कर दिया। तो ऐसे केसेस को बच्चों हम स्टडी करते हैं रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस के केस में, ठीक है। रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस इसमें बोला जाता है बच्चों। पहली बार ही पढ़ रहा हूं रोटेशनल आपसे, लेकिन समझ में आ रहा है ना बच्चों जितना भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। आई नीड मोर क्लासेस फॉर इलस्ट्रेशंस। मतलब इलस्ट्रेशंस और कराए जाने की जरूरत है आप लोगों को ना इस पे। क्या मैं कल आप लोगों की क्लास लगा लूं, क्योंकि कल तो आपका टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जो टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है। क्या आपको चलेगा बच्चों कल अगर मैं एक क्लास आपकी लगाता हूं और कल मैं आप लोगों को इसके इलस्ट्रेशंस कल करा दूं एज अ ड्रॉपर बच्चों? थोड़ा सा स्पीड आ जाएगी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्लास ही मान के चलिए, तो एक एक्स्ट्रा क्लास बच्चों कल लगा लेते हैं, और मैं कल वाली एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों आपको थोड़े से इलस्ट्रेशंस करा दूंगा, क्योंकि ठीक है, नहीं दिन में सेम टाइम पे, क्लास का टाइम सेम रहने दो, ठीक है, टाइम को चेंज नहीं करते। चलो बच्चों, सो रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस में बेसिकली बच्चों क्या होता है कि ये बॉडी बच्चों हिंज मेक श्योर करता है बच्चों कि ये जो है पॉइंट है ना बच्चों जहां पे आपने हिंज कर रखा है, तो हिंज जिस पॉइंट पे कर रखा है ना बच्चों, वो पॉइंट मूव ना करे। हिंज पॉइंट जो है बच्चों रेस्ट पे रहता है, रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। तो हिंज का जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पूरा टाइम क्या करेगा, रेस्ट पे रहेगा। ये बॉडी कैसी है बच्चों, रिजिड बॉडी। ये बॉडी है बच्चों रिजिड बॉडी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है तो ये वाला पॉइंट तो बच्चों रेस्ट पे, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर एक पॉइंट अपनी डिस्टेंस फिक्स रखेगा। मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर एक पॉइंट का मोशन ऐसा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट ऑफ द बॉडी शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट का मोशन क्या होगा बच्चों, इसके अबाउट दे ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस बॉडी विल बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर मोशन हो रहा होगा बच्चों, जैसे ये पॉइंट ले लिया आपने, तो तुम्हें पता है ये डिस्टेंस आपको फिक्स रखनी है, क्योंकि ये पॉइंट तो रेस्ट पे और ये डिस्टेंस फिक्स रहनी है।
तो बच्चों ये क्या कर रहा होगा, इसका हो रहा होगा, अगर ये बच्चों मूव कर रहा होगा ना तो इसका डेफिनेटली सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। तो हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ दिस बॉडी, तो यहां पे आप लिख लेना एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है बच्चों रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस? ये सर्कुलर मोशन अबाउट देयर सेंटर्स lying on axis of rotation which is the hinge axis। ठीक है, तो हर एक पॉइंट बच्चों यहां पे क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और उनके सेंटर कहां पे लाई कर रहे होंगे, जो हिंज वाली एक्सिस है ना बच्चों, इस पे। क्योंकि बॉडी बच्चों 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, जैसे ये वाला पॉइंट तो चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला पॉइंट क्या कर रहा होगा, तो यहाँ वाला पॉइंट भी बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, हिंज पे उसका सेंटर लाई कर रहा होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट बच्चों इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट है बच्चों, तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी आएगा बच्चों ओमेगा इंटू आर के बराबर आएगा। मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, मान लो इसका अल्फा भी दे रखा है, बॉडी जो है ना घूमते घूमते तेज भी हो रही है, मतलब उसका ओमेगा चेंज हो रहा है। अगर बॉडी का अल्फा बच्चों ओमेगा को चेंज करेगा, तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का एक आएगा बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर, इस पॉइंट का बच्चों एक आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। हर एक पॉइंट के बच्चों यही एक्सेलरेशन होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन में क्या क्या एक्सेलरेशन होते थे, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता था बच्चों सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का आएगा। हर एक पॉइंट बॉडी का बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी जो आएगी ओमेगा इंटू आर के बराबर आएगी, उनका जो एक्सेलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल आएगा अल्फा आर के बराबर, और सेंट्रीपिटल आएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। अगर ओमेगा 0 है, अल्फा है, तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, अल्फा 0 है, सिर्फ ओमेगा है, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और सेंटर ऑफ मास का भी बच्चों सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी विल आल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट दिस सेम एक्सिस। सेंटर ऑफ मास भी तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा अबाउट दिस सेम एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास के भी एक्सेलरेशन, क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख पाऊंगा मैं यहां से? यस, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख सकता हूं बच्चों यहां से मैं, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं बच्चों, सेम तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। ओके, तो बस यहां पे बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग, अगर मुझे इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम लिखना है, ठीक है, बॉडी का लीनियर मोमेंटम, तो बच्चों वो होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों ओमेगा इनटू जो भी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है उसके बराबर आ जाएगी। अगर मुझे इस बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम लिखना है बच्चों, तो वो होगा बच्चों m इंटू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बराबर। ठीक है, अगर मुझे इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है बच्चों, तो वो होगा हाफ आई अबाउट एक्सिस, जो हिंज एक्सिस है ना बच्चों, दैट इनटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मुझे इस बॉडी का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन लगाना है बच्चों ना, इन रोटेशन, तो ये होता है बच्चों टॉर्क अबाउट हिंज एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज एक्सिस इंटू अल्फा। यहां से बच्चों तुम्हारे पास अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा टॉर्क से अल्फा कैलकुलेट होगा, अल्फा से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है बच्चों, ये सब कुछ सेम है बच्चों, कैसा जो हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा है। अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम, ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना बच्चों, वो आई अबाउट हिंज इनटू ओमेगा के बराबर आएगा। ये एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों ना, इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। ठीक है,
तो हिंज के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना हिंज एक्सिस के अबाउट बच्चों, वो ये होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ, जैसे एम बी हाफ एम बी स्क्वायर होती थी ना बच्चों, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता था बच्चों, यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है। अल्फा कैलकुलेट करना है तो मैं टॉर्क चाहिए होगा, बॉडी पे लगने वाला टॉर्क पता लग गया, अल्फा आ जाएगा। अल्फा कैलकुलेट क्यों करेंगे बच्चों? अगर हमें फोर्सेस पूछे किसी ने, नेट फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दो तरीके का हो सकता है। टेंजेंशियल पता करने के लिए अल्फा चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। तो यहां से बच्चों इस तरीके से करेंगे। क्या इसमें बच्चों कोई ज्यादा परेशानी है समझने में, इस वाले पार्ट को समझने में? ये सब देखो, सिस्टम का मोमेंटम m इंटू बीसीएम, ये तो हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा। एफ नेट इक्वल टू m इंटू एसीएम, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एसीएम, ये भी हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में होता था एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ पे हो जाता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जिसके अबाउट टाउ कैलकुलेट कर रहे हो उसी का अबाउट आई कैलकुलेट करना। एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होता था एम इंटू वी, ऐसे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाता है जिस एक्सिस के अबाउट पता कर रहे हो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट द हिंज इनटू ओमेगा के बराबर। सेंटर ऑफ मास हिंज को माना है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास तो कहीं और होगा, ठीक है। हिंज तो मैंने कहीं पे भी कर सकता हूँ ना, बॉडी को मैं हिंज किसी भी पॉइंट पे कर सकता हूँ ना, किसी भी पॉइंट पे एक होल किया उसमें और एक कील ठोकी दी और बॉडी घूमने लगी। जैसे इस वाली बॉडी को बच्चों मैंने जैसे यहाँ पे हिंज कर दिया सपोज ना, तो ये ऐसे घूम रही है इसके अबाउट। हिंज यहाँ से, हिंज एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। और देखो बच्चों, जैसे मान लो ये रिमोट है, मैंने इसको यहाँ पे एक होल किया और एक कील ठोक दी इसमें और ये ऐसे घूम रही है इसके अबाउट, ठीक है ना। तो ये हिंज एक्सिस हो गई। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो हिंज एक्सिस, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हिंज एक्सिस बच्चों कहीं पे भी हो सकती है। खैर अभी इसमें मैं तुम्हें ये जितना मैंने तुम्हें इस वाले पेज पे पढ़ाया ना बच्चों, एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से मैं आप लोगों को ये सारा का सारा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो करें भाई, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों आप लोग समझ लो एक बार। चलो, तो इसमें तो बच्चों ढेर सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बस इसी पार्ट पे जो मैंने तुम्हें लिखाया है ना बच्चों, सिर्फ इसी पार्ट पे ढेर सारे क्वेश्चंस है। उनको करने के बाद आप लोगों को ये जो है ना सारा का सारा दोबारा देखना है, मतलब ना आपको इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक रॉड है और उसको बच्चों हमने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, ठीक है। और हिंज किया है बच्चों हमने यहां पे। इस रॉड की जो टोटल लेंथ थी बच्चों वो एल के बराबर थी, और ये जो डिस्टेंस है ना जहां पे आपने हिंज किया बच्चों, दैट इज एल बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। इस रॉड का जो मास है बच्चों वो कैपिटल एम के बराबर है, और ये यूनिफॉर्म है रॉड ना, यूनिफॉर्म। तो दिस रॉड इज यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। और ग्रेविटी बच्चों नीचे की तरफ है, ग्रेविटी किधर की तरफ है बच्चों, नीचे की तरफ जी, इधर की तरफ लग रहा है। तो क्या ये बच्चों रॉड यहाँ पे ऐसे रुकी रहेगी? हाँ भाई, अगर आपने इसको यहां से रिलीज कर दिया तो rod is released from rest in horizontal position as shown. So rod is released from rest in horizontal position as shown. ठीक है भाई। then find number 1 hinge force just after the release, hinge force just after the release number 2 hinge force just after the release हो गया बच्चों। नंबर 2 hinge force when rod becomes vertical, rod becomes vertical, ठीक है भाई। ये दो चीज हमें पूछी इन्होंने ना, हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर द रिलीज और हिंज फोर्स बच्चों व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल।
सर तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर करेंगे ना, अभी बताऊंगा ना इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका ना, मतलब जैसे जैसे मैं 2 4 6 क्वेश्चन कराता जाऊंगा ना, जो मैंने तो पिछले पेज पे पढ़ाया ना, वो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, इलस्ट्रेशन है, मतलब अब इन इलस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, ठीक है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करने के बाद आप जब पेन पेपर मतलब पेन चलाना बंद कर दो तो मुझे बताना, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन के बारे में। तो भाई सुनो, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा कि मुझे हिंज का फोर्स पूछा है। हिंज बच्चों, अगर मैं रॉड को अपना सिस्टम मानूं तो हिंज क्या है? एक्सटर्नल, मतलब जो कील ठुकी हुई है ना, वो रॉड पे कुछ फोर्स लगा रही होगी। रॉड पे फोर्स क्यों लगा रही होगी? वो इस वाले पॉइंट को चाहती है कि ये वाला पॉइंट कहीं जाए ना, इसको रो के रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर इस रॉड को हिंज नहीं कर रखा होता तो क्या होता? ये ऐसे जाती ना रॉड, मतलब ये वाला पॉइंट भी जाता ना रॉड का नीचे, ऐसे होती, ऐसे गिरती बच्चों। इस वाले पॉइंट को रोकना है तो हिंज, ऑब्वियस सी बात है, हिंज उस पॉइंट पे कुछ फोर्स लगाएगा तभी उस पॉइंट को रोक पाएगा। हाँ, उस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है रॉड, लेकिन हिंज क्या करेगा? इस पॉइंट को जाने नहीं देगा, इस पॉइंट को कहीं नहीं जाने देगा। बाद बाकी पॉइंट इसके अबाउट घूम सकते हैं क्योंकि रिजिड बॉडी है, और इस पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स रहना है, तो वो सर्कुलर मोशन कर सकते हैं अबाउट दिस, लेकिन ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। हिंज ये चीज मेक श्योर करेगा। तो हिंज बच्चे इस पर फोर्स लगा रहा होगा कुछ ना कुछ। अब मुझे उस फोर्स की वैल्यू कैसे पता करूं मैं? तो फोर्स की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी की थी, मतलब कल जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराए थे ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के, हमने वहां पे भी हिंज फोर्स वगैरह कैलकुलेट किए थे, लेकिन वहां पे पता क्या था? वहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, मतलब उसका कोई रोटेशन वोटेशन नहीं हो रहा था, उस पर नेट टॉर्क जीरो आता था, ठीक है, नेट फोर्स जीरो आता था, नेट टॉर्क जीरो आता था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं जा नहीं रहा था, नेट फोर्स जीरो था, और घूम नहीं रही थी तो नेट टॉर्क जीरो था, ठीक है। लेकिन आज के क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे तो तुम्हें पता है कि रॉड ऐसे तो रुकेगी नहीं, घूमेगी, मतलब यहां पे क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है? नहीं, क्योंकि रॉड घूम रही होगी और रॉड पे सेंटर ऑफ मास होगा, शायद सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा हो। अगर रेस्ट पे है तो अलग बात बनेगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे तो आपने हिंज किया नहीं है, सिर्फ हिंज वाला पॉइंट रुका हुआ है, बाद बाकी पॉइंट तो सब मोशन में। तो बच्चों ये वाली बात मेरे को समझ में आएगी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मोशन करेगा, मतलब पहले रुका हुआ था उसका मोशन आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। और जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और तुमसे फोर्स पूछा है, तो F इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक इक्वेशन तुम्हें फोर्सेस और सेंटर ऑफ मास के बीच में रिलेशन दे देगी, एक्सेलरेशन के बीच में। मतलब कहीं ना कहीं से तुम्हें इक्वेशन तो चाहिए। पिछली बार तो क्या हो रहा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, तुम नेट फोर्स जीरो करते थे, एक रिलेशन वहां से बनाते थे, लेकिन क्या इसमें मैं नेट फोर्स जीरो कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मुझे देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है। तो बच्चों जब भी फोर्स पूछा जाए ना, तो तुम्हें हमेशा कोशिश करनी है, या तो इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ नेट इक्वल टू जीरो करना है, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो एफ नेट इज इक्वल टू बच्चों क्या करना है? एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास करना है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले रहना चाहिए कि अगर फोर्सेस किसी बॉडी पे पूछे तो फोर्सेस का सबसे अच्छा रिलेशन होता है एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि एफ नेट सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। तो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है तो तुम नेट फोर्सेस के बारे में कुछ पता कर पाओगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं बच्चों, तो ये वाली बात समझ में आ गई। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि मुझे यहाँ पे हिंज फोर्स पूछा है, मतलब मुझे फोर्सेस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, मतलब मुझे सेंटर ऑफ मास का पूरा एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, ये है बात, मतलब ना। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका ओमेगा कितना है? इसको जब छोड़ा है तुम लोगों ने तो इस जगह पे इसका ओमेगा है बच्चों जीरो के बराबर। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा कहीं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओके। तो ओमेगा अगर जीरो के बराबर है बच्चों, तो क्या इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा? नहीं, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। चलो, सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। किसके अबाउट कर रहा होगा? हिंज के अबाउट कर रहा होगा। क्या उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस इंस्टेंट पे? नहीं, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो है। क्या इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है बच्चों अल्फा पे। क्या यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है? क्या आपको दिया नहीं है, लेकिन आप अल्फा का कारण कौन है, कॉज क्या है अल्फा का? अल्फा का कॉज होता है टॉर्क। तो क्या यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से अल्फा आ सके? तो आप एक कहोगे कि देखो सर टॉर्क को तो देखना पड़ेगा हमें,
तो देखो बच्चों, इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, ये फोर्स लग रहा होगा बच्चों mg, और हिंज लगा रहा होगा। हिंज के फोर्स बच्चों जब भी तुम्हें ना पता होना तो अपनी तरफ से दो डायरेक्शन मान लिया करना हिंज के फोर्सेस की ना, हमेशा। एक लिखना बच्चों रॉड की लेंथ के अलोंग और एक रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। क्या इनके अलावा कोई और फोर्स आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों इस रॉड के ऊपर? एक तो हिंज लगा सकता था एक्सटर्नल फोर्स, और एक लगा सकता था बच्चों mg। तो mg भी लगा दिया मैंने, हिंज के फोर्सेस भी लगा दिए। क्या इनके अलावा कोई और फोर्स लगा रहा है यहाँ पे? आप बोलोगे सर और तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो मैं बच्चों मैंने हमेशा बोला है कि देखो भाई, जब हिंज के अबाउट बात कर रहे हो ना, तो टॉर्क बच्चों हमेशा कोशिश करना कि हिंज के अबाउट कैलकुलेट करो। तो जब तुम टॉर्क देखोगे हिंज के अबाउट, तो क्या बच्चों यहाँ पे हिंज के अबाउट कोई टॉर्क आएगा? तो आप बोलोगे सर हिंज के फोर्सेस का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन mg वाला जो लाइन है ना, वो ना तो हिंज से पास हो रहा है, ठीक है ना। mg वाली लाइन की mg की वजह से आएगा बच्चों टॉर्क यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आएगा टॉर्क किसकी वजह से? यहाँ पे टॉर्क आएगा बच्चों mg की वजह से, ठीक है। और टॉर्क की वजह से क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे अल्फा आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना बच्चों, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए जी, देयर विल बी टॉर्क अबाउट द हिंज, और हिंज के अबाउट टॉर्क आ कितना रहा होगा? mg इंटू L/4 के बराबर, यही आएगा बच्चों। अरे सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस L/4 के बराबर ही तो होगा। तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना आ जाएगा? ये, और ये होना चाहिए I अबाउट हिंज इंटू अल्फा के बराबर। तो यहां से बच्चों मेरे पास अल्फा आ जाएगा। अच्छा, टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? आर वेक्टर इधर की तरफ है, mg वेक्टर इधर की तरफ है, आर क्रॉस एफ बच्चों टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, तो अल्फा भी अंदर की तरफ आएगा। देखो अल्फा का मैंने जो बनाया ना एरो, ऐसे बनाया है, मतलब ऐसे अपनी उंगलियों को घुमाओगे ना तो अंदर की तरफ, ये एक्सियल वेक्टर होते हैं। तो अल्फा बच्चों यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है आई कितना होगा हिंज के अबाउट? तो आप बोलोगे सर आई लिखना है आपको, तो यहाँ पे आप जो है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12, उसको पैरेलली शिफ्ट कर दो L/4, तो आप लिखोगे ICM। ICM कितना है? ml²/12 प्लस का ml/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे 16 आएगा, तो यहाँ पे 48 LCM आएगा बच्चों ना, 48, और ml² बच्चों कॉमन ले लेना, ठीक है। 48 आया तो 12 चौक 48 और 16 × 48, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 ml² डिवाइडेड बाई 48 के बराबर, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों mgl डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7 ml² डिवाइडेड बाई 48। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 12g डिवाइडेड बाई 7l के बराबर बच्चों मेरे पास अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास ना। अब अल्फा की वैल्यू है, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा क्या? सेंट्रीपिटल तो नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा 0 है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे जरूर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे क्या होगा बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास का ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, वो भी कितना होता है? अल्फा इंटू, क्योंकि देखो ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? L/4 के बराबर। तो अल्फा इंटू L/4। जब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे ना, तो ये 3g/7 के बराबर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का बच्चों मेरे को एक्सेलरेशन पता लग गया, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 3g/7 के बराबर। अब बच्चों अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों? वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ Fy, मतलब बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू 3g/7, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये दे रखा है। तो यहां से बच्चों तो Fy की वैल्यू जो आएगी ना, वो 4mg डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आएगी, 4mg/7 के बराबर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? इस डायरेक्शन में 0, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन x डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? ओनली Fx, एक ही लग रहा है। तो समेशन ऑफ ऑल दी x डायरेक्शन फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला फोर्स 0 होगा। तो हिंज का जो फोर्स आएगा सिर्फ ये आया, ये वाला तो 0 आया, तो F हिंज जो आया बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 4mg डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। ये आ जाएगा बच्चों जस्ट रॉड को रिलीज करने के बाद, ये कंडीशन बनेगी। क्या तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई? देखो बच्चों, अब सुनो एक बार ना, दोबारा से मैं इसको रिकॉर्ड मतलब पूरा का पूरा रिवाइज करवाता हूं आपको ना, समराइज, ठीक है। मुझे फोर्स पूछे थे,
फोर्स जो है बच्चों, फोर्सेस के अकॉर्डिंग आता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। यहां पे सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस डिस्टेंस के बराबर होता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग में तो ओमेगा ही नहीं था, इसको रेस्ट से रिलीज किया गया था। तो सेंट्रीपिटल तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा नहीं, सिर्फ टेंजेंशियल आ सकता है। टेंजेंशियल डिपेंड करता है अल्फा पे, और अल्फा डिपेंड करता है टॉर्क पे। तो हमने कहा कि हिंज के अबाउट इसका अल्फा कितना आ रहा होगा, तो हमने हिंज के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया। हिंज के अबाउट जब टॉर्क कैलकुलेट किया तो वो नॉन जीरो आया, ये आया। हमने फिर उसको आई अल्फा से न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के अल्फा पता किया। अल्फा की वैल्यू हमारे पास जब आई ना, तो अल्फा से हमें इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता लग गया, अल्फा इंटू आर के बराबर। आर का काम करेगा बच्चों ये डिस्टेंस, क्योंकि इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। ये पूरी रॉड जो है ना इसी के अबाउट घूमेगी ऐसे करके ना, तो सेंटर ऑफ मास भी घूमेगा इस डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड आया। अब मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, वर्टिकली डाउनवर्ड आया, तो मुझे ये पता है कि नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से हिंज के दो फोर्स माने थे, एक रॉड की लेंथ का लूंगा और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर, ताकि अगर वो किसी भी एंगल पे भी लग रहा हो तो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाए। तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एफ नेट इक्वल टू एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किया, मेरे पास एफ वाई की वैल्यू आ गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, मेरे पास हिंज का फोर्स आ गया जस्ट आफ्टर द रिलीज। अब दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बच्चों के, जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी एट दैट टाइम व्हाट विल बी दी, जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी ना बच्चों, उस टाइम पे हिंज कितना फोर्स लगा रहा होगा। क्या ये समझ में आया बच्चों, हर एक बच्चे को समझ में आया क्या ये? भाई देखो, इससे ज्यादा डिटेल में और बेसिक से नहीं समझाया जा सकता इसको। समझ में आया बच्चों ये वाला? ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों ना, इसका सेकंड वाला पार्ट विच इज द हिंज फोर्स व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो अब रॉड जब वर्टिकल होगी बच्चों, तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे ना, इनके बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला पार्ट, तो रॉड बच्चों पहले ऐसे थी, यहाँ पे हिंज कर रखी थी, तो जब तुम इसको रॉड को वर्टिकल मानोगे, ठीक है ऐसे, तो बच्चों इसके अबाउट घूमी है रॉड, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल, और ये बच्चों फाइनल पोजीशन हो गई। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों पहले यहां पे था, क्या तुम देख रहे हो इसका सेंटर ऑफ मास अब यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, ठीक है, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, यहां पे ना कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एट हिंज, फ्रिक्शन एट हिंज। अच्छा, फ्रिक्शन के बारे में क्यों बात कर रहा हूं बच्चों, तुमने देखा है जब मैं इसको छोड़ता हूं ना यहां से, तो तुमने देखा होगा कि जब ये नीचे जाता है ना तो रुक जाता है। रुक क्यों गया, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहनी चाहिए। ये रुक जाता है बच्चों क्योंकि मेरा हाथ यहाँ फ्रिक्शन लगा रहा होता है, मेरा हाथ इसकी एनर्जी को खत्म कर देता है फ्रिक्शन से। अगर बच्चों यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा, ठीक है। आप ये देख रहे होगे कि सेंटर ऑफ मास नीचे आया, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटी है, तो कहां जाएगी बच्चों एनर्जी, कोई एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कहां जाएगी बच्चों, इस रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब इस रॉड के पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना बच्चों, तो अब हम यहाँ पे बच्चों अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों सेम तरीके से चलता है यहाँ पे ना, एनर्जी कंजर्वेशन, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो यहाँ पे एनर्जी का लॉस करा रहा हो या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो। आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी उसने प्रोवाइड की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना उसकी वजह से। तो के इनिशियल प्लस का यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस का यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं इस लेवल पे जीरो मान ले रहा हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों हाफ आई अबाउट हिंज इनटू ओमेगा का स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों माइनस का mg L/4 के बराबर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास L/4 नीचे आ चुका है, दिस डिस्टेंस इज L/4, ठीक है।
ये डिस्टेंस L/4 के बराबर होगी। हाफ आई अबाउट हिंज बच्चों अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 7 ml² डिवाइड बाई 48, 7 ml² डिवाइड बाई 48। यार कैलकुलेशन थोड़ी चेक करते रहना यार, ठीक है, उसकी तरफ मेरा ध्यान थोड़ा कम जा रहा है। और ये mgl डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो अगर तुम यहां से देखो ना, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से l कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स। अगर आप यहां से देखो ना बच्चों, ओमेगा² l डिवाइड बाई 4 की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, ओमेगा² l डिवाइड बाई 4 की वैल्यू, तो 4 मतलब 3 इधर कर दिया मैंने, तो 6g डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आएगी। देखो इसकी जस्ट मैंने ऐसी वैल्यू पता की है, तो ये आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, इस टाइम पे इस रॉड के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? रॉड के ऊपर बच्चों mg अब ऐसे लग रहा होगा, हिंज का फोर्स एफ वाई इस डायरेक्शन में होगा, एफ एक्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रॉड की लेंथ के अलोंग और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर हम फोर्स मानेंगे, ठीक है। तो ये एफ वाई डैश लिख देना अब इसको ना, क्योंकि वो एफ एक्स डैश, ठीक है बच्चों। अब अगर तुम मेरे को ये बताओ कि हिंज के अबाउट क्या टॉर्क आएगा किसी भी फोर्स का? बच्चों तुम एक चीज यहां पे देख पा रहे हो कि सारे फोर्स देखो, mg को भी तुम एक्सटेंड करोगे हिंज से पास हो रहा है, एफ वाई भी हिंज से पास हो रहा है, ये भी हिंज से पास हो रहा है। तो बच्चों टॉर्क अबाउट हिंज इस वाले केस में कितना आएगा? 0 के बराबर। यहाँ पे टॉर्क ही नहीं है, मतलब अल्फा क्या आएगा इस मोमेंट पे? 0 के बराबर। इस मोमेंट पे अल्फा ही नहीं आएगा, और अल्फा 0 आया मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? तो इधर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है ना सेंटर ऑफ मास का बच्चों, दैट विल बी 0 बिकॉज अल्फा 0 है। लेकिन अब ओमेगा आ गया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास का ना बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा² L/4 के बराबर ऊपर की तरफ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बच्चों कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। तुम समझ रहे हो बच्चों? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क नहीं है कोई भी ना। ओके, हिंज बच्चों इस तरीके से हो गया, अल्फा 0 आ गया हमारे पास ना। ये जो मैंने बच्चों यहां पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई थी ना, ओमेगा² L/4 की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही है, तो यही बच्चों सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ओमेगा² L/4 6g/7 के बराबर ऊपर की तरफ। अब बच्चों आप लिखोगे नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कौन कौन लगा हुआ है बच्चों? एफ डैश वाई, नीचे लगा हुआ है mg, और एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ आ रहा है 6g डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। तो एफ वाई डैश जो आएगा ना बच्चों 13 mg डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आ जाएगा। क्या बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, ठीक है। अभी भी बच्चों ये फोर्स 0 आएगा, मतलब इस केस में जो हिंज का जो फोर्स आया ना बच्चों वर्टिकल वाले केस में, दैट कम्स आउट टू बी 13 mg डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। देखो काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है बच्चों, टाउ इक्वल टू आई अल्फा की जरूरत पड़ी है, और ये सारी की सारी चीजों की जरूरत बच्चों हम लोगों को यहाँ पे पड़ गई। एक ही क्वेश्चन में बच्चों आपका ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने रिवाइज करवा दिए, नोट कर लो भाई, ठीक है। डन भाई, क्वेश्चन अच्छा था। एक मेरे पास वैसे सुपर डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन वो लेंदी इतना हो जाता है कि पूरी आधा एक घंटा खा जाता है, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। मतलब वो रॉड को वेरिएबल मास डेंसिटी के लिए लेते हैं, कभी मैं उसको आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दे दूंगा, ठीक है।
लिख लो भाई जल्दी से, सेकंड वाला पार्ट हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को इनको इनको बच्चों तुम्हें खुद से भी ट्राई करना होगा। ये है फंडे बच्चों ना, नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और ये वाले, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस कराता हूं आपको, तो इट विल टेक सम टाइम, बट ऐसा नहीं है कि तो जो कोशिश करेगा उसे भी समझ में नहीं आएगा, मतलब ना जो कोशिश करेगा उसको एक बार में नहीं 2 बार में समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 2। अब थोड़ा सा बच्चों वैरायटी लेके आते हैं क्वेश्चन के अंदर ना। ठीक है भाई, ये तो यहां पे बच्चों आपने इसको हिंज कर दिया, इस जगह पे ना हिंज कर दिया। ये एम मास है बच्चों, रस्सी से लटका दिया ना, ये रस्सी है, स्ट्रिंग, आपने इसको रस्सी से लटका दिया। और इस रॉड की जो लेंथ है ना बच्चों, दैट लेंथ इज गिवन एज एल, एंड मास बच्चों इसका एम दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, जिस डिस्टेंस पे आपने इसको लटकाया है, ये वाली, ये 2l/3 के बराबर दे रखी है। ठीक है, 2l/3 के बराबर डिस्टेंस पे बच्चों आपने मास को लटका दिया है। अच्छा, इसका भी मास बच्चों स्मॉल एम है। ठीक है, मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ऐसे बोलो, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ए पॉइंट, ये वाला, अच्छा जी नीचे की तरफ है बच्चों। ठीक है, फाइंड दी acceleration of a rod just after the release। ठीक है, इसको जस्ट रिलीज करने के जस्ट बाद बच्चों कितना एक्सेलरेशन होगा, दैट वी हैव टू, एक मिनट ना, ऑफ ए ऑन रॉड। ठीक है, ऑफ पॉइंट ए ऑन द रॉड जस्ट आफ्टर द रिलीज। रिलीज करने के जस्ट बाद में बच्चों ए वाले पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। बच्चों एक बार इसको तुम जो तो नोट डाउन करो, आई विल बी बैक इन 1 मिनट।
सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे एक बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। आप में से जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन में इस मास को हटा के यहाँ पे mg फोर्स लगा दिया है ना, उन सबका गलत है। बच्चों जैसे इस सिस्टम को छोड़ोगे तो मैं ये समझ में आ रहा है कि यहां पे अल्फा आएगा, क्योंकि रॉड पे एक तो इसका mg लग रहा होगा, ये फोर्स लग रहा है, तो रॉड घूमना स्टार्ट कर देगी। मतलब पहले इसका ओमेगा 0 था, अब ओमेगा आने लगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अल्फा तो आएगा बच्चों। तो इस ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो अल्फा इंटू एल के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि ए पॉइंट विल बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट हिंज एक्सिस, और उसका सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ओमेगा तो है नहीं, अभी स्टार्टिंग में रिलीज किया है, तो बस वही एक्सेलरेशन होगा, वही हमें पता करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो अल्फा इंटू एल के बराबर होगा जस्ट आफ्टर द रिलीज, है ना? अब अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें एक तो यहां पे लग रहा होगा mg सेंटर ऑफ मास पे, यहां लगेगा बच्चों टेंशन, और टेंशन इस पे भी लगेगा, और एक चीज का ध्यान रखना, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, इसका खुद का एक्सेलरेशन भी तो आएगा। तुम बोलोगे सर आपने mg क्यों नहीं बोला, यहाँ पे mg क्यों नहीं लगाया? भाई एक बात बताओ, ये पॉइंट नीचे जा रहा होगा ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा इंटू 2l/3 के बराबर। तो अगर ये पॉइंट नीचे जा रहा होगा तो इसका भी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा इंटू 2l/3 के बराबर, इस ब्लॉक का। तो क्या एक बात बताओ कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं ना, टीएमजी के बराबर थोड़ी हो सकता है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो टीएमजी के बराबर थोड़ी होगा बच्चों, टीएमजी के बराबर नहीं होगा ना। अब यहां पे आ जाएगा बच्चों mg, ठीक है, mg आ गया, और वहां पे बच्चों अल्फा इंटू 2l/3 आ गया, ठीक है। अब इस पर टॉर्क लिखेंगे हिंज के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा। टॉर्क किस किस का आएगा? एक तो mg का आएगा, mg l/2
एक टी का आएगा बच्चों टी 2L डिवाइड बाई 3, ठीक है, दोनों के टॉर्क आएंगे टी और mg के, और ये बराबर होना चाहिए ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट तो इनटू अल्फा। अच्छा एक रिलेशन बच्चों वहां से लिखना, mg माइनस का t इज इक्वल टू m 2 अल्फा l डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। एक काम करना बच्चों, ये जो 2L/3 है ना, इससे ऊपर ले जाके 3 डिवाइड बाई 2L कर देना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों 3 डिवाइड बाई 2L कर देना, ठीक है, ये कर दिया, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। अच्छा जब तुम ये करोगे तो ये कट जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे ना 3mg/4 प्लस mg, तो 3mg/4 प्लस mg हो जाएगा 7mg डिवाइड बाई 4, ऐड कर दिए ना दोनों, इज इक्वल टू, ये बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो m अल्फा L डिवाइडेड बाई 2 प्लस दिस, तो एलसीएम आएगा 6, तो 3 प्लस 4 7, कैलकुलेशन देख लेना यार ना। तो 2 अल्फा इंटू एल डिवाइडेड बाई 3 जो है ना बच्चों जी के बराबर आ रहा है, ये वैल्यू बच्चों जी के बराबर आ रही है, और इस वैल्यू का जी के बराबर आने का मतलब समझ रहे हो कि टेंशन की वैल्यू 0 है, और टेंशन की वैल्यू 0 होने का मतलब समझ रहे हो तुम, ये 0 हो गया, mg/L/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू बच्चों 3g/2l के बराबर आ गई, अल्फा की वैल्यू 3g/2l के बराबर आ गई, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगा ना अल्फा इंटू एल के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें टेंशन होगा ही नहीं रस्सी में। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि अल्फा के हिसाब से इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन ना वो जी के बराबर आ रहा है। मान लो, अच्छा तुम एक काम करो बच्चों ना, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व मत करना, ऐसे करना, तुम एक काम करो बच्चों, तुम अभी इस ब्लॉक को भूल जाओ, तुम तो सिंपल एक क्वेश्चन सॉल्व करो ये रॉड वाला, सुनना ध्यान से। मान लो ये अकेली रॉड होती बस ना, रॉड अकेली, ठीक है, ये नहीं होता, तो बच्चों जैसे तुम इस रॉड को छोड़ते तो mg का टॉर्क आता, mg/L/2 ये टॉर्क आता है बच्चों बस, और ये I अल्फा के बराबर होता है ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3g/2l के बराबर, ये अल्फा आ गया। तो अब एक पॉइंट जो कि 2l/3 डिस्टेंस पे, उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा अल्फा इंटू दिस डिस्टेंस के बराबर, तो अल्फा को 2l/3 से मल्टीप्लाई करना बच्चों, यहाँ पे 2l/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आ गया जी के बराबर, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जी के बराबर में आने का मतलब समझ गए, ये जो मास है ना ये लटका हुआ था यहाँ पे, अगर ये पॉइंट जी से चल रहा है तो ये मास भी जी से चलेगा, ये जी से आ रहा है तो ये भी जी से चलेगा, स्ट्रिंग कंस्टेंट रस्सी है ना यहाँ पे, और अगर इसका जी से जा रहा है मतलब इसका फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है तो इस पे mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, टेंशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0 हो गई है, वो इसलिए 0 आई है। अच्छा अब सुनो, अगर मैं इसको यहां पे बांधता, मतलब ना इसको रस्सी को इधर लटकाता, तो बच्चों पता है क्या होता, इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन तो यहां से भी ज्यादा है, जी से भी ज्यादा होगा, इन सब पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा, रस्सी स्लैक हो जाती, ब्लॉक तो जी से ही जाता, लेकिन रस्सी उसको पीछे, मतलब ये पॉइंट्स बच्चों ज्यादा एक्सेलरेशन से घूम रहे होते, रस्सी स्लैक हो जाती। अच्छा अगर तुम इसको इधर लटकाओगे ना, इधर कहीं पे, इधर, तब इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा इंटू डिस्टेंस कम होगी ना डिस्टेंस, तो इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जी से कम आएगा। हाँ इन केस में बच्चों इधर लटकाते ना, अगर 12/3 से इधर, तो रस्सी में फिर टेंशन आता, क्योंकि इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन कम होता
और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी के बराबर हो सकता है। तो फिर ये बच्चों फिर रस्सी में टेंशन आता, तो 12/3 से इधर लटकाने पर रस्सी में टेंशन आएगा, 12/3 से उधर लटकाने पर रस्सी स्लैक हो जाएगी, और 12/3 पे भी टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन हैं बच्चों। तुम देखो, रोटेशन के इन क्वेश्चन से इनको सीख लिया ना तुमने, तो रोटेशन तुम्हें हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। अलग ही लेवल के हैं ना, इनका लेवल ही अलग है। ये चीज लोग ना, मैंने बोला ना कि डायरेक्ट क्या करते हैं, एम को हटा के वो एमजी लगा देते हैं। एम को हटा के एमजी मत लगा देना गलती से भी। भाई टेंशन एमजी के बराबर करने का मतलब तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे अगर टेंशन की जगह एमजी लगा रहे हो ना, तो तुम इस ब्लॉक को रेस्ट पे मान रहे हो। तुम ये मान रहे हो कि ये रुका हुआ है, तभी तो तुम टेंशन को एमजी के बराबर कर पाओगे। ये रुका हुआ है, इसका एक्सेलरेशन 0 मान रहे हो, तो कैसा थोड़ी होगा। दोबारा देखना है इन सारे लेक्चर्स को ना, सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये जो आप में से बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान, इतना कीमती ज्ञान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सौरभ, वो वहां पे वो पेपर रखे हुए ना, वो मैंने क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन बनाए हैं। ये बच्चों हिंज है, ठीक है। यहाँ पे एम मास एल लेंथ, ठीक है, और ये एम मास का ये हो गया। इस सिस्टम को बच्चों मैंने रिलीज कर दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द रिलीज। लो जी, एक और छुटका सा क्वेश्चन है। अब मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है। नहीं, ये वाला तो जेई मेन में भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ना, जेई मेन का क्वेश्चन है। डिपेंड करता है यार, जेई मेन वाले कुछ भी उठा के डाल देते हैं।
मैंने बताया ना तुम लोगों को कि न्यूक्लियर फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन डाला है जो एडवांस में भी ना आए, और वो भी सिंगल करेक्ट में, जो मतलब करना पड़ ही जाए बच्चे को ना, नहीं तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी अगर डाल देते हैं तो मतलब उसमें स्किप करने का मौका होता है। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये देख, और रॉड वाले जो मैंने पीछे कराए ना तुम्हें, खैर वो मास लटकाने वाला बस एक्स्ट्रा था, लेकिन वो जो रॉड को रिलीज करने वाला ये क्वेश्चन तो आते हैं। रॉड में, रॉड को एंड पे हिंज कर दिया और उसको रिलीज करना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करने वाले वो क्वेश्चन आते हैं। हाँ मेन थोड़ा सा एक्चुअली तुम्हें मैंने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जो इररिलेवेंट हो, मतलब ना ये दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, बस वो एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। थोड़े बड़े लेवल पे सिखाऊंगा तो तुम जी मेन के क्वेश्चन को धुआं धुआं करके आ जाओगे। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे रोटेशन और थर्मल फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आते थे मतलब ना 2022 में, 2021 में, लेकिन 2023 में रोटेशन और थर्मल से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने। अभी मैं 2023 का रोटेशन के क्वेश्चंस देख रहा था, तो एक क्वेश्चन रोटेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में पूछा गया, वो भी बहुत अलग टाइप का था, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मतलब ना इस चीज का कि वो क्या पूछेंगे। चलो बच्चों, तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में एक तो यहाँ पे सेंटर पे एमजी फोर्स लग रहा होगा इसके ना, रॉड के, ये लगेगा। एक बच्चों इस पे लग रहा होगा एमजी फोर्स, तो यहाँ पे एमजी हो गया, और बच्चों यहाँ पे भी एमजी हो गया। अब मान लो कि मैं ही मान लेता हूँ सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ना मान लो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है का मतलब इस रस्सी में टेंशन एमजी के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे एमजी के बराबर होगा, ऐसे टेंशन जो है ना यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा वो एमजी के बराबर आ जाएगा। तो एमजी फोर्स ऐसे लग रहा हो और एमजी फोर्स ऐसे लग रहा हो, तो तुम देख रहे हो उसका टॉर्क ज्यादा आएगा क्योंकि उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है। मतलब एक बात मुझे क्लियर हो गई कि रॉड ऊपर की तरफ जाएगी, तो अल्फा जो आएगा ना इस रॉड का अब की बार ऐसा आएगा, ठीक है। और ऐसा अल्फा आने का मतलब समझ गए तुम कि ये एंड ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी डाउनवर्ड। अच्छा, इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों, वो अल्फा इंटू एल के बराबर आएगा। यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। एक रिलेशन तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो ए होगा ना वो अल्फा इंटू एल के बराबर होगा। अरे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से लिख सकता हूँ ना इस रिलेशन को, तो ए जो अल्फा इंटू एल के बराबर होगा। अरे रस्सी के इस वाले एंड का एक्सेलरेशन क्या अल्फा एल, और उस वाले का क्या है ए के बराबर, ए इक्वल टू अल्फा इंटू एल के बराबर आएगा ना। अब एक इक्वेशन ब्लॉक पे लिखूं बच्चों, एम जी माइनस का टी इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना। ये पहला रिलेशन आ जाएगा हमारे पास ना ब्लॉक के ऊपर। अब इस पे लिख रहा हूं बच्चों, टी इंटू एल माइनस का टी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा। भाई टी का टॉर्क कितना आएगा, टी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी इंटू एल। एमजी का कितना आएगा, एमजी का उल्टा आएगा, आर वेक्टर इधर एमजी इधर, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। टी का टॉर्क कैसा आएगा, आर उधर और एफ ऊपर, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, आर वेक्टर इधर, ये टॉर्क वाली जो मैंने समझाया था ना तो मैं टॉर्क को कैसे लिखते हैं वो वाली चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बच्चों, एक मिनट मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा mg, ठीक है। ओके, तो टी इंटू एल माइनस का एम जी एल बाई टू इजिकल टू दिस, एल उड़ा दो बच्चों यहां से, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों क्या कर दो, अपन ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को ना। जैसे तुम दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे
टी से टी उड़ जाएगा, mg माइनस का mg/2 इजिकल टू अल्फा इंटू एल की वैल्यू क्या बच्चों, उसके बराबर ए के बराबर, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 4ma डिवाइडेड बाई 3 के बराबर बन जाएगा ये। तो ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 3g/8 के बराबर। देखो mg/2 आ रहा होगा 3g/8 के बराबर। ये एडवांस थोड़ी है, जे मेन लेवल क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल लग रहा है क्या तुम्हें? इसीलिए तो बच्चों मैं तुम्हें कल और क्लास लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा, ताकि मैं आपको और प्रॉब्लम्स करवा सकूं। तो ये एडवांस लेवल नहीं था भाई, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। एडवांस वाला तो मैंने कराया ही नहीं ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे दिमाग में तो वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता। फिर तुम छिड़ जाते या फिर चिढ़ जाते। चलो भाई आगे बढ़े, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला। चलो अब इजी इजी कराता हूँ, ठीक है? चलो तुम्हारा मन इजी क्वेश्चंस करने का है, तो हमने कहा कि इजी करा देते हैं। भाई जो बच्चों का मन हो वैसे क्वेश्चन कराने चाहिए, ठीक है? तो 3 हो गए बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 4। मेरा कराया हुआ इजी क्वेश्चन भी बच्चों बहुतों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। खैर ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं। अब बच्चों तुम पहली बार फ्रिक्शन वाली पुली के क्वेश्चन करने वाले हो। ये m1 मास, ये m2 मास, इसका मास बच्चों m0 है, रेडियस r है, और इसको डिस्क की तरह ट्रीट करना है पुली को ना। नो स्लिपिंग कंडीशन है। अब इस पुली में बच्चों फ्रिक्शन प्रेजेंट है और यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है? अब यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। एक मिनट बच्चों ना, मेरे को एक अर्जेंट कॉल है।
हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम? तो नो स्लिपिंग कंडीशन है, तो फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स। ठीक है भाई, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है बच्चों दोनों ब्लॉक का। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे बच्चों नीचे की तरफ M1G लग रहा होगा, नीचे M2G लग रहा होगा। इन दोनों रस्सियों में बच्चों टेंशन सेम नहीं होगा, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें ना। दोनों रस्सियों में बच्चों टेंशन सेम नहीं होगा। ये M1G हो गया, ये M2G हो गया। इस वाली में T1 बोलोगे टेंशन, इस वाली में T2 बोलोगे। यहां पे T1 लग रहा होगा बच्चों, यहां पे T2 लग रहा होगा। ठीक है, मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेना A1, इसका A2 मान लेना। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों अल्फा के बराबर आएगा। पहले इस वाले ब्लॉक पे लिखूंगा मैं M1G माइनस का T1 M1 A1। ठीक है, दूसरा लिखूंगा बच्चों में T2 माइनस का M2G इज इक्वल टू M2 A2। दो रिलेशन आ गए। अब इस डिस्क के ऊपर ये देखो बच्चों, इसकी एक्सिस हो गई, यहां पे लटकी हुई है। एक फोर्स तुमने T1 लगा रखा है, एक T2 लगा रखा है। देखो इसके लिए R1 वेक्टर का काम ये करेगा, इसके लिए R2 वेक्टर का काम ये करेगा। R1 क्रॉस T1 अंदर की तरफ टॉर्क आएगा, और इसका टॉर्क आएगा बच्चों R2 क्रॉस T2 बाहर की तरफ आएगा। मैंने अल्फा ऐसे माना है क्योंकि ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऐसे घूम रही होगी। अल्फा मैंने अंदर की तरफ माना है, तो अंदर की तरफ वाला टॉर्क पॉजिटिव का विच इज T1 इंटू आर, T2 इंटू आर ये काउंटर टॉर्क होगा, और दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। अभी मैं इसको आई नॉट करके लिख रहा हूं, ठीक है, आई नॉट इंटू अल्फा। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना, ये थर्ड रिलेशन आ गया। अब पुली के ऊपर बच्चों टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी लगाना पड़ेगा आपको ना। अच्छा देखो, इस रॉड का इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है। इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों, अल्फा इंटू आर के बराबर होगा, अल्फा इंटू आर। तो इसका एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर आना चाहिए, मतलब A1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होगा। इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होगा, क्योंकि ऐसे घूम रही है ना, इसका एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर है।
तो बच्चों ये जितना तेजी से ऊपर आएगा ना उतना तेजी से यहाँ पे रस्सी बाइंड हो रही होगी। A2 भी अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। इससे मेरे को एक चीज पता लग गई कि A1 जो है A2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये रिलेशन थे बच्चों, यहां से आर को ले जाकर उधर डिवाइड कर दो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। देखो T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, M1 माइनस का M2 इंटू जी इज इक्वल टू M1A M2A प्लस का आई नॉट अल्फा डिवाइड बाई आर। अच्छा, अल्फा जो है ना बच्चों, अल्फा ए अपॉन आर के बराबर है, तो चाहो तो तुम इसको अल्फा को ए अपॉन आर भी लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों वो आ जाएगी तुम्हारे पास M1 माइनस का M2 इंटू जी M1 प्लस का M2 प्लस का आई नॉट डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। लो जी, ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। अल्फा देखो बच्चों, मैंने इधर वाले फोर्स के टॉर्क को ज्यादा माना है। तुम पहले तो यहां पे खड़े होकर देख रहे हो सारी चीजें ना बच्चों, यहाँ पे इस जगह ये इसके अबाउट तुम कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सिस तुम्हारी ये है। तो जब उसका टॉर्क लिखोगे तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस टेंशन का कहां है, यहाँ पे। तो इसका आर वेक्टर क्या आएगा इधर, आर क्रॉस एफ, अंदर की तरफ आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, ओके। जब तुम इस वाली टेंशन की वजह से टॉर्क लिखोगे यहां पे खड़े होके, आर इधर की तरफ, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आ जाएगा, दोनों का टॉर्क बच्चों। ठीक है, और अल्फा मैंने ऐसे माना है, तो देखो अंगूठा अंदर की तरफ है, तो उसका टॉर्क ज्यादा माना है, इसका कम माना है। तो T1 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, T1 इंटू आर माइनस का T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। डन बच्चों, डन 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 डन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक पुली है बच्चों, ये वाली रेडियस आर के बराबर है, ये वाली 2r के बराबर है। ठीक है,
बहुत सारे कलर हो गए यार इसमें ना। ये एम मास है, ये भी मास एम के बराबर है, ठीक है। और सिस्टम को यहां से हमने क्या कर दिया, रिलीज। ये वाला ब्लॉक ए है, ये वाला बी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, दोनों का ही बता दो बच्चों ना तुम एक्सेलरेशन। अच्छा इसमें तुम समझ रहे बच्चों, जैसे एक बड़ी पुली होती है ना, बड़ी पुली से एक छोटी पुली चिपका रखी है, और एक रस्सी, जैसे ये रस्सी जाके इस पुली पे बाइंड हो रखी है यहीं पे, ठीक है, बंधी हुई है। तो जब ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा ना, तो ये वाली रस्सी खुलेगी। एक बड़ी वाली रस्सी पे, ये रस्सी अलग है बच्चों ना, यहाँ पे ऐसे बाइंड होके फिर उसका ऐसे आके यहाँ पे जोड़ रखा है तुमने। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से क्यों नहीं कर सकते? करो भाई, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। चलो बच्चों, सो डिस्कस करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो बच्चों, यहां पे mg लगेगा नीचे की तरफ, इधर भी mg लगेगा नीचे की तरफ। इस रस्सी में टेंशन होगा बच्चों कुछ T1, इस वाली रस्सी में भी टेंशन होगा T2, यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे भी टेंशन होगा, ठीक है। ओके, सो ये mg हो गया बच्चों, ये टेंशन T1 हो गया, यहाँ पे भी T1 हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहाँ पे mg हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं बच्चों, ऐसे घूम रहा है, अल्फा इसका इधर की तरफ है, this will be going downward with a1 acceleration, this will be going upward with a2 acceleration। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू आर के बराबर। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू 2r के बराबर, ठीक है। ओके, अल्फा इंटू आर जो होगा ना, वो a2 के बराबर होगा, और a1 जो होगा ना बच्चों, वो 2 अल्फा आर के बराबर होगा, मतलब 2a2 के बराबर। तो पहले तो इन दोनों के एक्सेलरेशन बराबर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, इन दोनों के एक्सेलरेशन बराबर नहीं आएंगे। और रिलेशन कहां से पता करूंगा मैं इनके एक्सेलरेशन का, अल्फा के साथ रिलेट करके।
ठीक है, A1 और A2 का हो गया बच्चों। अब टॉर्क T2 इंटू 2R माइनस का T1 इंटू R इजिकल टू आई नॉट इंटू अल्फा। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो पूरे सिस्टम का आई नॉट दे रखा है, ठीक है। देयर विल बी दिस वन मोर रिलेशन, और उस पे इक्वेशन लिखूंगा बच्चों में। अच्छा, यहां पे उल्टा कर दिया कि मैंने A1 और T1 को। एक काम करो बच्चों, इसको T2 लिखो क्योंकि B वाले के लिए सब कुछ 2 रहने दो, इसको 1 कर दो। बस यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो T2 माइनस का mg इज इक्वल टू ma2, mg माइनस का T1 ma1। पांच इक्वेशन दिखाई दे रही है बच्चों। अननोन कितने थे? A1, A2, अल्फा, T1, T2, 5। यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। कहां से सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? एक काम करना बच्चों, इस वाली इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई कर देना 2 से। इसको R से बच्चों पहले डिवाइड कर देना, R नीचे ले जाना, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, इन तीनों को। तो देखो 2T1 है ना, तो यहाँ पे 2T1 आ जाएगा, कट जाएगा। माइनस का T2 है ना, माइनस का T2 से T2 कट जाएगा। 2mg माइनस का mg, 2ma1 प्लस का ma2 आई नॉट अल्फा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बच्चों वहां से क्या रख देना, जैसे A1 की वैल्यू 2a2 रख देना, तो 4a2 प्लस का a2 प्लस का अल्फा की वैल्यू बच्चों a2 डिवाइड बाई आर रख देना, आई नॉट डिवाइड बाई m a2 डिवाइड बाई आर, और ये बन जाएगा बच्चों g के बराबर। m मैंने उड़ा दिया है पूरे में से ना, लो भाई a2 आया, ऐसे ही A1, ऐसे ही सब कुछ आ जाएगा। ये तो इजी लगा तुम लोगों को, है ना? मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं। मैं बैठ जाऊं, थक गया। अच्छा, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। अब जो तुम्हें शीट में से मंडे को जो करके आना है, कल एक क्लास लगाते हैं तुम्हारी, ठीक है। कल भी मिलेंगे हम लोग जो है। ये एक्स्ट्रा मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम लोगों के लिए। बच्चों सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने तुम्हें घर से कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी दे रखा था। ए और बी सेक्शन आपको कंप्लीट करके आना था। अब 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24वां, 25, 26, 27 और 28, मतलब सी सेक्शन भी आपको कंप्लीट अब कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों सी सेक्शन कंप्लीट करना है अब आपको ना। कितने क्वेश्चन हो गए? 28 क्वेश्चन हो गए मंडे के डिस्कशन के लिए, एक्सरसाइज 1 के। कल बच्चों मैं तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और ये सब कुछ करवा दूंगा। रोलिंग से पहले और जितने इलस्ट्रेशन कराए जाने की जरूरत है ना तुम्हें, कल करवा दूंगा मैं तुम्हें ना। तो करके आओ भाई, सी सेक्शन तक कंप्लीट करके आओ, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चलिए भाई, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? तो हर खातिर ओनली, यस, तो हर खातिर। चलो बच्चों, यूट्यूब पे आज क्लास नहीं है क्योंकि वो चालू हो गया ना, क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बिजी हूँ टेस्ट सीरीज में ना। चलिए भाई, खत्म करते हैं आज का सेशन, बाय।